हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या है तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने संगम साहित्य के बारे में पढ़ा था। देखो, संगम साहित्य को मैं हल्का सा एक बार रिवाइज कर दूं कि संगम साहित्य है क्या। जिसने पूरा वीडियो नहीं देखा वो पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना। देखो, संगम साहित्य क्या है, ये तमिल लेखकों की गोष्ठी थी। तमिल लेखकों की गोष्ठी का मतलब होता है कि संगम काल में जो भी राइटर्स हुआ करते थे, जो भी लेखक हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि एक जगह पे को मिलते थे। जब वो एक जगह पे को मिल जाते थे तो ठीक है, एक मीटिंग हुआ करती थी। उस मीटिंग की कोई ना कोई क्या करता था, अध्यक्षता करता था। और उस मीटिंग में सारे राइटर्स ने अपनी अपनी रचनाएं सबमिट करनी होती थी। मीन्स कि जैसे मैं हूँ, मैंने कोई रचना लिखी है तो मैं वहाँ पे को उस मीटिंग में क्या करूँगा कि सबके सामने रखूँगा कि हाँ, मैंने ये रचना लिखी है। फिर मेरी रचना को क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद मेरी रचना क्या होगी, पब्लिश होगी। तो दरअसल क्या होता था कि अपनी ठीक है, जो भी उन लोगों की जैसे उनका कोई काव्य है, कोई रचना है, कोई कविता है, उसको पब्लिश करने के लिए, उसको छपाने के लिए एक अप्रूवल लेना होता था। वो इसी मीटिंग में लिया जाता था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। और यहाँ पे को जो साहित्य छापे गए उनको क्या बोला जाता है, संगम साहित्य बोला जाता है। अब इनको किनका संरक्षण मिला था, पांड्य शासकों का इनको संरक्षण मिला था। किसको, संगम साहित्य को। 3 संगम साहित्य आयोजित किए गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला जो हुआ था मदुरा में हुआ था और अध्यक्षता की थी किसने, अगस्त्य ऋषि ने। दूसरा कपाटपुरम में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त्य ऋषि ने। और तीसरा क्या हुआ था, मदुरा में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, नक्कीरर ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ बुक्स के बारे में पढ़ा था, जैसे शिल्पादिकारम हो गया, मणिमेखले हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो चलो इसमें आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो है क्या, इसमें आज हम लोग ने पढ़ना है कि संगम काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। अब देखो, राजनीतिक जो व्यवस्था है, ठीक है, इसमें क्या होगा। अब ये इतना पुराना समय है कि एग्जैक्टली सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चल जाए, ऐसा तो होगा नहीं। अब है क्या कि जो भी हम लोगों के पास साहित्य वगैरह मौजूद हैं उस टाइम के, ठीक है, जो भी साहित्यों में लिखा है उसके हिसाब से जो भी स्टडी अभी तक हुई है, जितना भी हम लोगों के पास होगा उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या करना है, काम करना है। और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं हम लोग ने वहाँ तक सीमित रहना है। बहुत फालतू की चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ना नहीं है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो ऑब्वियसली इतना पुराना टाइम है, तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती थी, मीन्स डेमोक्रेसी जैसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती थी, राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है। राजतंत्र मतलब कि जो भी नियम होंगे वो राजा बनाएगा और उन नियमों को लागू किया जाएगा। अब राजतंत्र कैसा होता था, राजतंत्र वंशानुगत होता था, ठीक है, वंशानुगत राजतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो सत्ता है वो किसको जाएगी, राजा के बेटे को ही जाएगी। मीन्स जो राजा बनेगा, अगला जो राजा बनेगा वो कौन होगा, राजा का बेटा होगा या फिर बेटी होगी, या फिर क्या बोलते हैं उसी की फैमिली में से कोई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, यानी कि उसी के वंश में से कोई ना कोई सत्ता को संभालेगा। अब देखो होता क्या है कि सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। सत्ता को संभालने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। सत्ता के हस्तांतरण के लिए कुछ नियम होने चाहिए। मीन्स कि जैसे मान लो एक राजा के 2 बेटे हैं, तो जो सत्ता दी जाएगी किसको दी जाएगी, इसके लिए एक फिक्स नियम होने चाहिए कि वो बड़े बेटे को दी जाएगी या फिर छोटे बेटे को दी जाएगी या फिर दोनों में बराबर बांटी जाएगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आजकल होता है कि जैसे प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के लिए जो भी होगा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे को क्या था कि कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी या फिर कोई पर्टिकुलर नियम यहाँ पे को नहीं बनाए गए थे। अब देखो कोई नियम नहीं है, ठीक है, मान लो कोई नियम है ही नहीं कि सत्ता किसको देनी है, तो अब राजा क्या करेगा, राजा जिसको मर्जी आएगी उसको अपने सत्ता का क्या करेगा, हस्तांतरण कर देगा। तो ऐसे में क्या होता था, हमेशा ज़्यादातर युद्ध हुआ करते थे किसको लेके, उत्तराधिकार को लेकर। अब उत्तराधिकार का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि राजा की जो भी संपत्ति है उस पर किसका हक होगा। और ये उत्तराधिकार के युद्ध किस में होते थे, ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर में ही होते थे, ठीक। 2 भाई अगर हैं, राजा ने बड़े बेटे को सत्ता दे दी तो छोटा भाई उससे क्या करेगा, युद्ध करने लग जाएगा। या फिर चाचा के लड़के को दे दी, ताऊ के लड़के को दे दी, किसी को भी सत्ता दे दी, तो फैमिली मेम्बर्स में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा किसको लेके, सत्ता को लेके। तो उत्तराधिकार के युद्ध देखने को मिलते थे। अब यहाँ पे को कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है,
इन टर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो क्या होता था कि जो राजा है, ठीक है, राजा के कामों को संभालने के लिए क्या होती थी, एक मंत्री ठीक है, कुछ मंत्री रखे जाते थे। राजा के नीचे कौन होंगे, मंत्री होंगे। मीन्स कि राजा के कामों को संभालने के लिए ये उसको क्या करेंगे, अपना ये सजेशन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। अब लेकिन राजा जो होगा वो करेगा अपने ही हिसाब से, बस वो सजेशन देने के लिए होगा। इन मंत्रियों की जो बातें हैं वो राजा पे बाध्य नहीं होगी कि कंपलसरी ऐसा है नहीं कि आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। वो सजेशन देगा, फिर राजा की मर्जी है, राजा क्या करना चाहते हैं। तो राजा के कामकाज में हाथ बटाने के लिए क्या होते थे, मंत्री होते थे। तो मंत्रियों को क्या बोला जाता था, मंत्रियों को अमात्यार बोला जाता था, अमात्यार, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के लिए कर रहे हैं। तो अमात्यार कौन होते थे, ये दरअसल कौन होते थे, राजा के मंत्री होते थे। राजा के मंत्रियों को क्या बोला जाता था, अमात्यार बोला जाता था। इसमें अगला जो टर्म है ये है नालवे, ठीक। अब देखो ये जो अमात्यार है ना, कहीं पे को अमात्यार लिखा होगा, कहीं पे को अमात्यन लिखा होगा, तो उस पर कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही चीज़ है वो। अगला जो है इसमें नालवे, नालवे, ठीक है। नालवे क्या होता था, देखो जैसे राजा की जो राजधानी होती थी वहाँ उसके मंत्रियों की एक सभा होती थी, ठीक है। तो ये जो सभा होती थी, इस सभा को क्या बोला जाता था, नालवे बोला जाता था। तो अमात्यार क्या हुआ, मंत्री हो गए। मंत्रियों को क्या बोलते थे संगम काल में, अमात्यार बोलते थे। और नालवे क्या होता था, उनकी जो सभा होती थी उसको क्या बोला जाता था, नालवे बोला जाता था, ठीक है। अगले इसमें अब देखो कि किस तरीके से उन लोगों का, अब ये जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसा तो आना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है, जो मेन सोर्स होता है पैसे का वो क्या होता है, टैक्स होता है, ठीक है। ये वर्तमान की स्थिति नहीं है, ये जब से, ठीक है, मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब से करेंसी आई, जब से पैसा आया, तो गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और जब से करेंसी आई और जब से क्या बोलते हैं इंसान ने, ठीक है, या एक सिस्टम जनरेट किया चीज़ों को चलाने के लिए, तब से क्या हुआ, टैक्स ही एक क्या था, माध्यम था जहाँ से लोगों से पैसा लेके क्या किया जाएगा, उसको लोगों के लिए ही लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो टैक्स है आप लोगों का, यहाँ जो टैक्स होता था वो अनाज के रूप में या फिर नकद, या तो नकद टैक्स दिया जाता था या फिर कैसे दिया जाता था, अनाज के रूप में दिया जाता था। अब यूपीएससी अगर क्वेश्चन उठाएगा तो यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट दे दिया कि संगम काल में जो टैक्स दिया जाता था वो केवल अनाज के रूप में दिया जाता था या फिर केवल, ठीक है, नगद रूप में दिया जाता था, या फिर नगद और ठीक है अनाज दोनों रूपों में दिया जाता था। तो इस तरीके से कोई एक स्टेटमेंट बना देगा, वैसे ही कोई दूसरी स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरीके से यूपीएससी उठाएगा। और स्टेट पीसीएस उठाएगा तो फिर स्टेट पीसीएस डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेगा। तो फिलहाल दो टर्म्स याद रखना, अमात्यार और नालवे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो टैक्स होता था वो नकद और अनाज दोनों के रूप में दिया जाता था, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता था, अब पूरा सिस्टम अगर चल रहा है तो पूरे सिस्टम में क्या होगा, मान लो किसी ने क्राइम कर दिया, तो क्राइम कर दिया तो ठीक है, उसको क्या है आप लोगों का एक, यानी कि जो जस्टिस होता है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए क्या होता था, राजा का एक न्यायालय होता था। जैसे आज के टाइम पे कोर्ट हुआ करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो न्यायालय होता था, न्यायालय को क्या बोला जाता था, मनरम बोला जाता था, ठीक है। न्यायालय को क्या बोला जाता था, मनरम बोला जाता था। तो देखो अमात्यार क्या हो गए, राजा के मंत्री, नालवे क्या हो गई, सभा, ठीक है, और न्यायालय यानी कि जो कोर्ट, अभी के टाइम पे कोर्ट बोलते हैं, तो कोर्ट क्या हो गए, मनरम हो गए, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं एग्जाम में। अब देखो जो सेना होती थी, सेना में क्या क्या होता था, सेना में एक तो पैदल सैनिक होते थे,
सेना में रथ का इस्तेमाल किया जाता था, सेना में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, और हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या किया जाता था, सेना में किया जाता था। कौन कौन? पैदल सेना, ठीक है, रथ, घोड़े और हाथी। देखो यहाँ पे को कुछ जो फैक्ट हैं कि राजा अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे अगर राजा राजमहल के अंदर जब होता था, ठीक है, राजा का जो भी महल होता था, जो भी राजा का रूम होता था, उसके बाहर महिलाओं को क्या किया जाता था? एज अ सुरक्षा कर्मी तैनात किया जाता था, ठीक है, महिलाओं को क्या किया जाता था? सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात किया जाता था। और जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाँ, जैसे ये है आप लोगों का कि इस टाइम पे जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है, वो मांस का भक्षण करते थे। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि वैदिक काल में, इस काल में जैसे मांस भक्षण बहुत सारे धर्मों में क्या बताया है कि मांस भक्षण को मना किया है कि मांस आप लोग नहीं खा सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या होता था, यहाँ पे को जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो मांस खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सुरा पीते थे, सुरा मतलब दारू, ठीक है, वो सुरा पीते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो मांस भक्षण होता था, वो सुरा पीते थे। अब देखो, सपोज करो कि यूपीएससी में क्वेश्चन उठा दिया, पहला स्टेटमेंट आप लोगों को दे दिया, ठीक है, कि जो टैक्स होता था वो केवल अनाज के रूप में दिया जाता था, और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया मान लो कि जो ब्राह्मण होते थे वो मांस भक्षण नहीं करते थे। अब पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत। तो ध्यान देना, टैक्स जो होता था अनाज और नकद दोनों रूपों में दिया जाता था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये मांस भक्षण करते थे, तो हाँ ठीक है कि मांस भक्षण करते थे। तो इस तरीके से सही गलत क्या होता है वो यूपीएससी में उठाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है, देखो, वेल्लार, यह है आप लोगों का क्या, वेल्लार, ठीक है, वेल्लार। वेल्लार क्या होते थे? देखो, सबसे ऊंचा जो समाज में जो सबसे ऊपर रखा जाता था वो ब्राह्मणों को रखा जाता था, ठीक है, इनका स्टेटस क्या होता था, सबसे ऊपर होता था। उसके नीचे जिनका स्टेटस होता था वो होते थे वेल्लार। तो वेल्लार क्या था? वेल्लार दरअसल ये होता था आप लोगों का, ठीक है, इनका काम होता था कृषि, खेती क्या होता था, इनका काम होता था। अमात्यार राजा के मंत्री, नालवे राजा की सभा, मनरम राजा का न्यायालय। वेल्लार क्या हो गए? जो कृषक वर्ग होता था उसको क्या बोला जाता था? वेल्लार बोला जाता था, ठीक है। अब देखो, एक तो कृषक वर्ग हो गए, दूसरा हो गया आप लोगों का व्यापारी वर्ग, ठीक है, एक मिनट रुको इसको। देखो, जो व्यापारी वर्ग होता था, व्यापारी वर्ग को वेनिगर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेनिगर। वेनिगर क्या था? ये व्यापारी वर्ग था। तो टर्म्स याद रखना, अमात्यार हो गया, नालवे हो गया, मनरम हो गया, वेनिगर हो गया, ठीक है। इन सारे टर्म्स की मीनिंग याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो वेनिगर क्या था? ये व्यापारी वर्ग था। अब एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि व्यापारी वर्ग को क्या बोलते थे, 4 ऑप्शन दे देगा वो आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेनिगर हो जाएगा। वेनिगर जो था वो व्यापारी वर्ग में होता था। और दूसरा एक और वर्ग था जो था शिकारी वर्ग, ठीक है, यानी कि जो लोग शिकार किया करते थे, शिकारी। देखो, इनको बोला जाता था एनियर। एनियर, एनियर कौन होते थे? ये होता था शिकारी वर्ग, मतलब मीन्स की एक जाति थी जो क्या करती थी, शिकार वगैरह किया करते थे, ठीक। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे को है कि संगम काल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मध्यकालीन भारत है वहाँ पे को दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। खासकर जब जैसे तुर्क वगैरह जब आए तो वहाँ से क्या होता है, ये दास प्रथा को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल गया था। तो यहाँ देखो, संगम साहित्य में दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। अब देखो, उल्लेख नहीं है इसका मतलब ये नहीं होगा कि दास प्रथा नहीं होगी, मे भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट संगम साहित्य में उसका उल्लेख नहीं है, ठीक है।
अब मे भी हो सकता है जो कृतियाँ छपी हो उसमें दास प्रथा से रिलेटेड कुछ हो ही ना लिखने के लिए, तो तभी दास प्रथा ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सोसाइटी में दास प्रथा हो ही ना, तो तभी उन्होंने लिखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है। बट बात आएगी कि संगम साहित्य में दास प्रथा का उल्लेख है या नहीं है, तो संगम साहित्य में दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अगला है, देखो 2 टर्म्स हैं यहाँ पे को, नच्चे लियर, ठीक है, नच्चे लियर, और दूसरा टर्म है ओवेयर, ओवेयर। तो ये नच्चे लियर और ओवेयर ये कौन है? देखो नच्चे लियर और ओवेयर ये कवियत्रियाँ हैं। कवियत्रियाँ मतलब कवि होंगी, लेकिन क्या होंगी? फीमेल होंगी। तो नच्चे लियर और ओवेयर ये कवियत्रियों के क्या मिलते हैं? विवरण यहाँ पे को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि जो शिक्षा थी, शिक्षा का अच्छा स्तर था। अगर ठीक है स्त्रियाँ शिक्षित थी तो इसका मतलब क्या था कि स्त्रियों की दशा भी ठीक होगी। अब देखो कहीं पे को हम लोगों ने तो एवरेज देखना है, ओवरऑल देखना है कि ठीक थी या नहीं थी। अब मान लो किसी वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी, किसी वर्ग की दशा अच्छी थी, तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अदरवाइज़ क्या था कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो कवियत्रियों का उल्लेख मिलता है, तो इसका मतलब स्त्रियों की दशा ठीक ठाक थी। अब बात रही स्त्रियों की दशा की, तो पहले के समय से, ठीक है, आप लोगों को पता है कि पहले जो समाज होता था उसकी जो सोच होती थी वो कैसी होती थी, क्या होती थी, तो उसके हिसाब से स्त्रियों की दशा वैसे तो बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ यहाँ पे को बोल सकते हैं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने देखना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या बोलेंगे कि स्त्रियों की दशा ठीक थी। ठीक, लेकिन इसमें होता क्या था? देखो जो विधवाएं होती थी, विधवाओं की दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक, और ये प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, ठीक है, ये मान के चलो कि जब तक अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के बाद जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन लोगों ने जब आंदोलन किए तब जाके स्त्रियों की दशा में थोड़ा सुधार आया, खासकर विधवाओं की दशा में। अदरवाइज विधवाओं की जो दशा थी वो बद से बदतर थी। देखो इनको अच्छा खाना नहीं खाना होता था, मीन्स ये ठीक है, मसालेदार खाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, इनको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं होता था, इनको अच्छे बिस्तर में सोने का अधिकार नहीं होता था, इनसे बोला जाता था कि आप लोग ज़मीन में सो, इनके बाल काट दिए जाते थे। अब बताओ ऐसे में कौन जीना चाहेगा? ठीक है, तो इससे अच्छा तो उन लोगों को लगता था कि इससे अच्छा जल के मर जाओ, जब पति मरता है उसी के साथ क्या करो, जल के मर जाओ। तो यहाँ से क्या होता है कि समाज में कहीं ना कहीं सती प्रथा का भी चलन शुरू होता है, क्योंकि अब इतने रिस्ट्रिक्शन अगर लगा दिए जाएंगे, ठीक है, कि आप चप्पल नहीं पहन सकते हो, आप ज़मीन में सोना होगा, आप चारपाई में नहीं सो सकते हो, ठीक है, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनने होंगे, आपने अच्छा खाना नहीं खाना होगा, तो फिर ज़िंदगी बची क्या? इससे अच्छा तो मर जाओ। तो इसलिए क्या हुआ, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं क्या होने लगी, स्टार्ट होने लगी। तो ध्यान देना, स्त्रियों की दशा ठीक ठाक थी, लेकिन विधवाओं की दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इसमें देखो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एक और टर्म है विडेलियर। विडेलियर, ठीक है, विडेलियर क्या था? देखो ये विडेलियर क्या होते थे कि अच्छा, विडेलियर और पाणर, विडेलियर और पाणर, जो राजा के नर्तक और नर्तकियां हुआ करते थे। ठीक है, तो नर्तक जो होता था उसको पाणर बोलते थे, और नर्तकी जो हुआ करती थी उसको क्या बोलते थे, विडेलियर बोलते थे। तो ये जो टर्म्स थे, अमात्यार मंत्री हो गए, नालवे क्या हो गई, सभा हो गई, ठीक है, विडेलियर और पाणर क्या हो गए, ये नर्तक और नर्तकियां हो गए। और जो टर्म्स आए थे जैसे मनरम क्या हो गया, न्यायालय हो गया। तो इस टाइप के जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आप लोगों ने क्या करना होगा, याद रखना होगा। अब फसलों में क्या क्या होता था, जैसे फसलों में धान, ठीक है, रागी, गन्ना हो गया, इन चीज़ों की क्या होती थी, फसलें हुआ करती थी। इसमें देखो जो महिलाएं होती थी, निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी, वो खेती का कार्य किया करती थी, उनको कडेसीवर बोलते थे। उनको क्या बोलते थे, यहाँ पे को देखना, कडेसीवर, ठीक है, ये क्या होती थी, निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी,
जो खेतों में काम किया करती थी। तो इनको क्या बोला जाता था? कडेसीवर बोला जाता था। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछना है। अगर संगम साहित्य की बात करेंगे तो इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में बेसिकली होता कुछ नहीं है, और मैक्सिमम मोस्टली जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो शिल्पाधिकारम हो गए, मणिमेखले हो गए, इतना ही उठाया जाता है। ठीक है, फिर भी अगर इन टर्म्स को अगर याद करोगे तो इनमें से अगर कोई भी टर्म आएगा, अब जैसे आजकल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, पेपर टफ से टफ होते जा रहे हैं, तो फिर ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कडेसीवर पूछ लिया कि कडेसीवर क्या है, तो कडेसीवर क्या होती थी? निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी जो खेतों में क्या किया करती थी? खेती किया करती थी। ठीक, इसके अलावा वस्त्र उद्योग हुआ करता था, और बंदरगाह हुआ करते थे। जैसे एक फेमस बंदरगाह है कोकई, ठीक है, कोकई बंदरगाह, ये क्या है? एक फेमस बंदरगाह है। तो ये उस टाइम का क्या हुआ करता था? संगम काल का एक फेमस बंदरगाह हुआ करता था, और ये पांड्य शासकों के अधीन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।